हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज मैं आपसे बात करने आ गया हूँ सर्कुलर मोशन के एक और टॉपिक पे जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको समझा दिया था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। वो सर्कुलर मोशन 1 वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह अपना मोशन परफॉर्म करे कि उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहे तो इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और सर्कुलर मोशन मैंने आपको बताया था 2 तरह के होते हैं। वन इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड अदर इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी शुरुआत में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो ये किसके लिए होता है? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम किसकी बात करेंगे? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा होता है मैंने आपको समझाया था। एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसकी हर पॉइंट पे, जैसे ये बॉडी मान लो सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इस बॉडी की वेलोस स्पीड हर पॉइंट पर सेम रहे। जैसे मान लो यहाँ पे स्पीड v है तो यहाँ पे भी स्पीड v हो, यहाँ पे भी स्पीड v हो, यहाँ पे भी स्पीड v हो, यहाँ पे भी। बच्चों ध्यान रखना, मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं स्पीड की। अगर हर पॉइंट पे स्पीड सेम रहती है तो इस सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें फिर एक्सेलरेशन कैसे होगा? भाई स्पीड कांस्टेंट हमने कह दी, तो बच्चों स्पीड तो इसमें कांस्टेंट होती है, बट इसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो जाती है। कैसे? क्योंकि देखो ना, डायरेक्शन बदल रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन इधर v1 मान लीजिए, इसको v2 मान लीजिए, इसको v3। अब ये क्या हो गया? ये वेलोसिटी में हमने कन्वर्ट कर दिया, v4, v5, v6, v7। तो स्टूडेंट्स, जब हर पॉइंट की हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3। इन सब का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, v4 का मैग्नीट्यूड, v5 का मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v6 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v7। ये सब क्या है? सेम है। और ये वैल्यू किसके बराबर है? v के। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड v। तो बच्चों ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, इसलिए हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, आपको एक चीज क्लियर हो रही है, बट डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। जहां पे वेलोसिटी चेंज होगी वहां पे एक एक्सेलरेशन होगा। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन वर्क करता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होती है। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स सेंटर। इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ड्यू टू चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन comes into the play which always acted towards center. This acceleration is called centripetal acceleration. एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर डायरेक्टेड है? डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, टुवर्ड्स सेंटर। तो डायरेक्शन इसकी किधर होगी बच्चों? टुवर्ड्स सेंटर होगी। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड वी हैव टू डिराइव इट्स फार्मूला। हम पहले इसका फार्मूला डिराइव करेंगे।
ठीक है बच्चों, कैसे डिराइव करेंगे ध्यान से देखिए, बोर्ड वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि उनको इसका डेरिवेशन सीखना पड़ता है, क्योंकि 11th क्लास का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। सपोज दैट अ बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट्स सेंटर इज सी, मान लो चाहे ओ मान लो, आपकी अपनी बात है, कुछ भी इसको कह सकते हैं। हमने कहा एंड इट्स सेंटर इज सी। सपोज दैट द बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। कैसी हमने मान ली? v, विद कांस्टेंट स्पीड v। तो बच्चों अगर ये v स्पीड से मोशन कर रहा है, सपोज इन टाइम डेल्टा t, कितने टाइम में? इन टाइम डेल्टा t ऑब्जेक्ट या ये बॉडी जो भी कहो रीच्ड मूव फ्रॉम P1 टू P2। हमने मान लिया डेल्टा टी टाइम में ये इस तरीके से मोशन करता हुआ P1 से P2 तक पहुंच जाता है। P1 पे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए ये है V1 वेक्टर, और P2 पे इसकी वेलोसिटी ये है V2 वेक्टर। आपको पता है अगर V1 और V2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो किसके बराबर मिलेगा? अरे भाई, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो स्पीड के बराबर होगा। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं V1 इज इक्वल टू V2 मॉड में, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, और ये किसके बराबर होगा? V के बराबर। अच्छा बच्चों, अब बात ये आती है, हम सपोज कर लेते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल इज R। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग स्मॉल r मान के कीजिए चाहे कैपिटल R मान के कीजिए, सब सही है। चलिए स्मॉल r, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ P1 P2, P1 से P2 तक गया तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली ना बच्चों। तो P1 P2 की जो लेंथ है, आर्क की लेंथ है, उसको हमने क्या मान लिया? डेल्टा S। ध्यान देना बच्चों, अगर मुझे यहां पे क्या करना है? एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अब बच्चों वेलोसिटी एक तो है v1 और एक क्या है? v2। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पे एक पॉइंट बनाते हैं और यहां से हम वेलोसिटी को डिनोट करना शुरू करते हैं। सपोज किया ए पॉइंट, सोचिए तो ए पॉइंट पे v1 वेलोसिटी कैसे बनेगी? तो मैंने बताया था ना, इस वेक्टर को आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, यहां से यहां भी बना सकते हैं। जैसे ये है तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, सेम डायरेक्शन में सेम लेंथ का, ये v1 हो गया। दिस इज v1 वेक्टर। v2 वेक्टर किधर होगा भाई? v2 वेक्टर बनाओ, देखो ये ऐसा है, इसको उठा के लाओ तो ऐसा कुछ बनेगा, ये बनेगा। दिस इज द v2 वेक्टर। सो डेल्टा v क्या होगा? डेल्टा v मतलब v2 माइनस v1, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग बनाएंगे तो इस तरीके से डेल्टा v बनेगा। अच्छा, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। अगर कोई पूछ दे आपसे कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, तो भाई जिधर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उधर एक्सेलरेशन होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, वो हमेशा किधर जाएगा? टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा, याद रखिएगा। सपोज व्हेन ऑब्जेक्ट रीच्ड फ्रॉम P1 टू P2, then it covers an angular displacement delta theta।
हमने सपोज किया कि जब ये P1 से P2 तक पहुंचा है तो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कवर कर लिया, डेल्टा थीटा कवर कर लिया। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल डेल्टा थीटा है तो ये एंगल भी डेल्टा थीटा होगा। कई लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। अरे भाई मैं आपको इस डायग्राम को दोबारा बना के दिखा रहा हूं, इसी में दिखा सकता हूं मैं, बट ये डायग्राम गंदा हो जाएगा तो आपको बाद में दिक्कत होगी, यदि फिर से उसको ड्रा करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए दिख रहा है, इधर क्या है V1 वेक्टर, इधर क्या है V2 वेक्टर, ये एंगल क्या है डेल्टा थीटा। मैंने आपसे कहा V1 वेक्टर और V2 वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है डेल्टा थीटा, ये हमको यहां पे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे भाई, V1 ऐसे टेंजेंशियल में इसको मैं आगे बढ़ा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, V2 को मैं पीछे ले आऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं। हमको ये एंगल चाहिए, V1 और V2 के बीच कौन सा एंगल है ये, और ये डेल्टा थीटा हमको प्रूव करना है। स्टूडेंट्स क्या ये एंगल 90 है, यस। क्या ये एंगल 90 है, यस। तो अगर इस एंगल को y कह दूं तो इस ये क्या बनना है, ये क्वाड्रेंट बनना है, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से, डेल्टा थीटा प्लस 90, अब कहो ये 90 कैसे हो गया, अरे भाई वेलोसिटी होती टेंजेंट में, और सर्किल पर जो टेंजेंट होता है वो रेडियस से हमेशा किधर होता है 90 डिग्री पे होता है, इसलिए हो गया, ठीक है। ये P1 था, ये P2 था। हाँ, तो C प्लस 90 प्लस y प्लस 90 इज इक्वल टू 360। क्या यहां से y की वैल्यू 180 माइनस डेल्टा थीटा आई है। अब देखिए हमको तो ये वाला एंगल निकालना था x, इसको कैसे निकाल सकते हैं, और ये कितना आना चाहिए डेल्टा थीटा आना चाहिए। बच्चों इस x की वैल्यू आप फाइंड कैसे कर सकते हैं, सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन पर बने सभी एंगल का सम कितना होता है 180, वैल्यू पुट कर दो y की। जब y की वैल्यू यहां रखोगे तो क्या मिलेगा 180 माइनस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 180, 180 से 180 कैंसिल, ओहो प्लस x भी तो रखो भैया, ये तो y की वैल्यू हो गई, प्लस x इज इक्वल टू 180, 180 से 180 गायब, x इज इक्वल टू प्लस का थीटा, क्योंकि इधर माइनस थीटा उधर जाएगा तो प्लस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल डेल्टा थीटा होता है, ये तो हमको क्लियर हो चुका है। बच्चों अब हमको यहां पे एक चीज समझ में आ रही है, क्या, अगर इन पॉइंट्स को मैं कुछ भी नाम दे दूं, मैंने कहा ये पॉइंट B है, ये पॉइंट D है, ठीक है, तो क्या AB और AD मतलब इनकी लेंथ बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि AB का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ V1। भाई किसी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड होती ना, तो AB का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ V1, और ये किसके बराबर आया है V के बराबर आया है, ठीक है। इसी तरीके से AD का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ V2, ये किसके बराबर आएगा V के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि AB को AD के बराबर मैं लिख सकता हूं। ध्यान दो, इधर CP1 और CP2 भी बराबर है, इक्वल है ना बच्चों, CP1 इज इक्वल टू CP2। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है रेडियस है, इक्वल हो। बच्चों आपको जितना बड़ा ये पार्ट दिख रहा उतना बड़ा ये होता नहीं है, ये जो पार्ट होता है एक्चुअली में बहुत छोटा लिया जाता है, मींस एक पोजीशन यहां लेते P1, एक पोजीशन यहां लेते P2। अब आप कहेंगे सर तो इतना छोटा क्यों नहीं बनाया था, अरे भाई इतना छोटा बनाते तो आप यहाँ पे इस तरीके से V1 V2 को शो करके बाकी चीजें कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत आती, डायग्राम में बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता, इसीलिए हमने इसको इतना बड़ा करके बनाया है, ठीक है।
मीन्स बात यहां पे ये हुई कि P1 P2 को मैं इतने पास पास बना सकता हूं। जब ऐसा है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है। अब बच्चों इसको मैं एज ए ट्रायंगल कंसीडर करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये लाइन क्या है, लगभग स्ट्रेट लाइन है। अब जब ट्रायंगल की सामने की दो साइड सेम है तो क्या ये एंगल भी सेम होंगी? तो कैलकुलेट करके देख लेना, ये एंगल क्या निकलेंगे, 180 माइनस डेल्टा थीटा, ये भी निकलेगा 180 माइनस डेल्टा थीटा। सेम ऐसे यहां पे देखो, ये लेंथ इसके बराबर है तो ये एंगल भी निकलेगा 180 माइनस डेल्टा थीटा, ये भी निकलेगा 180 माइनस डेल्टा थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बेसिक बात यहां पे कर लूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CP1 P2 आर सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हुए? ABD और CP1 P2, ठीक है बच्चों। सिमिलर। आर सिमिलर। तो जब CP1 P2 और ABD सिमिलर हैं तो आपको पता है कि द रेशियो ऑफ साइड्स इन द सिमिलर ट्रायंगल रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इस ट्रायंगल की जो साइड का रेशियो होगा और इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब अगर इसमें मैं दो साइड ले लूं, P1 P2 और CP1, P1 P2 अपान CP1, तो यहां पे भी दो साइड लेंगे। यहां P1 P2 की जगह कौन है, BD, तो BD अपान AB। ये क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम हुआ? ड्यू टू सिमिलैरिटी। अगर सिमिलर ट्रायंगल नहीं होते तो ऐसा नहीं कर सकते थे। बच्चों P1 P2 है कितना? ये डिस्टेंस मैंने कितनी मानी थी? मैंने कहा था दिस डिस्टेंस इज डेल्टा एस। देखो इट मींस डेल्टा एस अपान CP1, ये कितना है, R। BD कितना है, डेल्टा V अपान AB। AB को कितना मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, तो AB की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो V, AB अपान V। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा T से डिवाइड कर दूं, ऑन डिवाइडिंग बाई डेल्टा T बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा S अपान डेल्टा T 1 अपान R 1 अपान V डेल्टा V अपान डेल्टा T। क्या ये बात क्लियर है? अब बच्चों यहां पे एक बेसिक बात कर लेते हैं। क्या? इफ डेल्टा T टेंड्स टू 0, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, ठीक है, 0 के आसपास, ठीक है, तो जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है, बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए मेजरमेंट करते हैं, तो क्या उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं? हाँ। तो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी को देन डेल्टा एस अपान डेल्टा टी कैन आल्सो बी रिटेन एज ds अपान dt। इसको क्या मैं लिख सकता हूं, ds अपान dt। एंड डेल्टा v अपान डेल्टा t कैन आल्सो बी रिटेन एज dv अपान dt। ये क्या हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस चेंज वेलोसिटी हो जाएगी और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। अभी बात करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सो
ये देखो इस इक्वेशन में डेल्टा एस अपान डेल्टा डी देगा, डी एस अपान डी टी पुट करो तो क्या बचेगा 1 अपान आर डी एस अपान डी टी इज इक्वल टू 1 अपान वी डी वी अपान डी टी। स्टूडेंट्स डी एस अपान डी टी इज लीनियर वेलोसिटी बाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, rate of change of displacement with respect to time is called velocity, and if the time interval is very small then it is called instantaneous velocity. So we can write it v. V is equal to 1 upon v or dv upon dt is called acceleration. This is centripetal acceleration. यही acceleration बच्चों क्या है? This is centripetal acceleration. So you can write it AC. thus AC is equal to कितना आ गया? तो बच्चों V से मल्टीप्लाई, ये AC वो वाला AC नहीं जो तुम समझ रहे हो, ये नॉर्मल A और उसके नीचे लिखा हुआ है AC. This is the value of centripetal acceleration and it is directed towards the center. ये centripetal acceleration है और किधर डायरेक्टेड होता है? टूवर्ड्स सेंटर. ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्लास नोट्स में भी आप ये यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स जब हमने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पढ़ लिया है तो इस पर हम पहले एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे. क्यों? हमको ये पता चल गया कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन में AC इज इक्वल टू क्या हो जाता है? v स्क्वायर अपान r. ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर. ये इंफॉर्मेशन हमको यहां पे मिल चुकी है. ठीक है, हमने कहा AC यानी कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपान r. इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सपोज कीजिए कि कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी टाइम P1 पॉइंट पे है एंड दिस ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूसीएम with uniform speed 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, in circular path of radius 5 meter, then find its first centripetal acceleration, दूसरा change in centripetal acceleration when object moves from P1 to P2. जब P1 से P2 में पहुंच जाता है तो कितना चेंज हो जाता है ये बताना बच्चों. देखो P1 है और ये P2 है, ये दे दिया क्वेश्चन में. ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री. इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे?
स्टूडेंट्स यहां पे कहा गया एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट है जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए जनरली इस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट वाइज ही मान के चलेंगे, तो इसकी स्पीड कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स आर इज इक्वल टू रेडियस 5 मीटर। ठीक है बच्चों, यहां पे हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये फार्मूला हमको यूज करना है। सीधी सी बात है, पहली चीज तो निकल रही है एसी सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। क्या निकलेगा सेंटीपिटल, सोचो तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन क्या निकल रहा भाई, ये निकल रहा है v स्क्वायर अपान आर। तो v स्क्वायर 10 का स्क्वायर अपान आर की वैल्यू 5 मीन्स 100 अपान 5 सॉल्व किया तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरी चीज पूछी गई है चेंज इन सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, डेल्टा ए में चेंज कितना होगा ये सोचना है। बच्चों यहां का एक्सीलरेशन अगर a1 सपोज कर लें तो इधर आएगा, यहां का एक्सीलरेशन अगर a2 सपोज कर लें तो इधर आएगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 माइनस a2। डेल्टा ए का मतलब या हम कह सकते हैं a2 माइनस a1, ये चेंज हो गया। ठीक है, कैसे कर सकते हैं बच्चों, भाई सीधी सी बात है। अगर मैं यहां पे डेल्टा ए को फाइंड करना चाहूं तो क्या होगा बताओ, तो रिजल्टेंट का फार्मूला याद है, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, इनके बीच का ये एंगल। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि ये फार्मूला आया कहां से। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं। भाई देखिए a1 ऐसा, a2 ऐसा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमें हमें चाहिए था a2 माइनस a1। तो बच्चों a1 अगर ऐसा था तो माइनस a1 किधर बनेगा, भाई a1 अगर ऐसा है तो इधर बनेगा, वो क्या होगा माइनस a1। और a2 माइनस a1 करने का तरीका क्या होगा, a2 और ये माइनस का a1। तो ये जो बनेगा ये होगा a2 माइनस a1। ये एंगल अभी तो थीटा अगर मान के चलते तो क्या ये वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, आर वेक्टर मान लें। आपको पता है आर डॉट आर इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1, सिंपल मैं किए दे रहा हूं a2 माइनस a1, आर डॉट आर स्क्वायर, a2 डॉट a2 माइनस a1 डॉट a2। बहुत सारे तरीके हैं, लापेलोग्राम की तरह भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्ट किए ले रहे हैं क्योंकि हम मान चलते हैं वो सब लेक्चर आप हमारे देख चुके हैं और आपको आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया माइनस a2 डॉट a1 प्लस a1 डॉट a1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a2 डॉट a2 a2 स्क्वायर, a1 डॉट a1 a1 स्क्वायर। a2 डॉट a1 को a1 डॉट a2 लिख सकते हैं और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का बचेगा 2a1 डॉट a2। इट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 कॉस थीटा। इस तरीके से इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलिए हम अपनी बात करते हैं। हमने कहा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू
ठीक है। अंडर रूट में a1 स्क्वायर, a1 कितना आया भाई ac, यही तो a1 और a2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मीन्स a1 का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि a1 का मैग्नीट्यूड और a2 का मैग्नीट्यूड सेम है, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2, 20 इंटू 20 इंटू कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया। बचा कितना? डेल्टा ए इज इक्वल टू 400 प्लस 400, ठीक है, रूट में 800 या 20√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप √2 के वैल्यू 1.414 रख लें तो 28.28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए, ठीक है। सिंपल स्टूडेंट्स, अब ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो गया। अब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की चर्चा करेंगे। कैसे चर्चा करेंगे? एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कहां डिस्कस करने जा रहे हैं? इन नॉन यूनिफॉर्म फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी बदल रही है। भाई यूनिफॉर्म वाले में क्या था? केवल वेलोसिटी बदलती थी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती थी, बट उसका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और मान लीजिए इसकी स्पीड घट रही होगी, तो एक्सेलरेशन को पीछे की तरफ बनाएंगे, भाई निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर बढ़ रही है तो सेम डायरेक्शन में बना देते हैं, स्पीड को बढ़ा रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है कि किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो टेंजेंशियल लगता है। ये क्या होता है? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन comes due to change in magnitude of velocity। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से आया है। AT मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। इस केस में इस बॉडी पर दो एक्सेलरेशन काम करेंगे। ये सेंटर, एक तो टेंजेंशियल और दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा काम करेगा? रेडियल या सेंट्रीपिटल। इसको रेडियल भी बोलते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसलिए रेडियल वेक्टर में होता है। तो रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? भाई एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ये आएगा, ठीक है। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। कई लोग इसको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है।
and the value of net acceleration a net is equal to, भाई देखो अगर आप पैरेललोग्राम लगा दे तो क्या आएगा, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, तो पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस, इनके बीच का एंगल वो तो 90 डिग्री हमेशा होना है। क्यों? टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, दैट्स व्हाई AT इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू AC। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ नेट एक्सेलरेशन इज AT square plus AC square, and you know that AT means rate of change of velocity dv upon dt, while AC is equal to v square upon c, a v square upon r, where r is the radius of the circular path. So net acceleration can also be written as dv upon dt square v square upon r का whole square. This is the value of net acceleration. ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम साइकिल से सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं और ब्रेक भी लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो वहां पे दो तरीके के एक्सेलरेशन लगेंगे, वन इज द टेंजेंशियल एंड अदर इज द रेडियल। बच्चों आपको मैं यहां बता दूं, कभी कभी पूछ दिया था व्हाट इज द डायरेक्शन, इसका एंगल कितना बनेगा, जो नेट एक्सेलरेशन है इसका एंगल कितना बनेगा। तो बच्चों इस नेट एक्सेलरेशन का एंगल मैं क्या कर सकता हूं, चाहे मैं टेंजेंशियल से लूं चाहे मैं रेडियल से लूं, तो सेम आना चाहिए। फ्रॉम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फ्रॉम AT, अगर AT से इसका एंगल निकालने की कोशिश करोगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आपको बताया था मैंने, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी, तो ये AC था तो ये वाला भी AC, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस AT। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहां पे कभी मुझसे कोई कह दे भाई कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से डायरेक्शन बताओ, इस एंगल को फाई मान लेते हैं, तो tan फाई कितना निकलेगा, सोचिए जरा। दिस इज ए नेट, तो फाई अगर हम यहां से मान लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी निकलेगी, ये बच्चों निकल आएगी tan फाई इक्वल टू, देखो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर मींस AT अपॉन AC, ये कहां से हो गया, फ्रॉम AC। तो आपसे जहां से डायरेक्शन बताने को कहे, जहां से एंगल निकालने को कहे, वहां से फाइंड करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि नहीं भैया हमने तो याद कर लिया था कि टेंजेंशियल से निकालना आता है तो हम वही कर सकते हैं, या मुझे रेडियल से निकालना तो वही कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता है कि आप किसी से भी निकाल के दूसरे को 90 माइनस थीटा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि फाई प्लस थीटा यहाँ पे क्या होगा, 90 होगा। देखो ना ये टोटल एंगल इनके बीच का क्या था, 90, तो फाई प्लस थीटा 90 रहेगा। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि हम तो ऐसा करेंगे कि अगर हमसे थीटा निकालना और हमने गलती से फाई निकाल दिया तो 90 में घटा के उसको निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो यहां पर एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाता है।
वो अलग स्टोरी है। तो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाता है। इससे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों नहीं आया था? क्योंकि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था तो v कांस्टेंट था, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो जब v कांस्टेंट था तो ओमेगा भी कांस्टेंट था, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आया था। बट यहां पे आ जाएगा। तो आइए एंगुलर एक्सेलरेशन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। बट याद रखना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? अल्फा। तो जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन आपने पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। याद रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर। सो पुट वैल्यू हियर। तो d अपॉन dt ऑफ v परपेंडिकुलर बच्चों लेते थे। परपेंडिकुलर मीन्स द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। रेडियस से परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है वो लेते थे। तो आ जाएगा v परपेंडिकुलर अपॉन r। स्टूडेंट्स, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन r तो बाहर आ जाएगा, v परपेंडिकुलर अपॉन dt। दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या है बच्चों? v में जो चेंज होता था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या कहते थे? at, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू at। ठीक है बच्चों, या मैं कह सकता हूं at इज इक्वल टू r अल्फा। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कुछ लोग इसको लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं और कई बुक्स में इसको नॉर्मल ये भी लिखा गया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखने पे आ जाएं तो इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर किसके हो जाता है? अल्फा क्रॉस आर के। ये बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। बट ये किसमें होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम लिखो ना भाई साहब, इतनी देर हो गई है। ठीक है, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्पीड v क्या हो जाती है? कांस्टेंट। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट। सो at 0 एंड अल्फा इज 0। क्यों? at क्या होता है? अरे भाई at होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो भाई साहब 0 हो जाता है। और अल्फा क्या होता है? d ओमेगा अपॉन dt। जब भाई साहब ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो में कोई चेंज होता ही नहीं, तो अल्फा 0 नहीं आ जाएगा। ये बात आप लोगों के माइंड में सेट होनी चाहिए। बच्चों, सर्कुलर मोशन ऐसा टॉपिक है जिसके न्यूमेरिकल्स नीट और जेई में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम थोड़े अब न्यूमेरिकल्स यहां पे ट्राई करेंगे, कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो आपको 11th क्लास में आने ही चाहिए। ये न्यूमेरिकल्स आपको 11th क्लास में आपकी आने ही चाहिए, अगर आपको 11th का एग्जाम बढ़िया से देना है तो। बच्चों, जैसे मैं यहां बात करता हूं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता, ठीक है, क्या एक साइकिलिस्ट है,
ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम बच्चों? एनसीईआरटी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं? एक साइकिलिस्ट है, ये मान लीजिए साइकिलिस्ट है, पॉइंट में मान रहे हैं बच्चों। अरे साइकिलिस्ट तो बड़ा होता है, बट कोई बात नहीं यार, रेडियस भी तो दिया है उसकी 80 मीटर। अब क्या 80 मीटर के रेस्पेक्ट में तो साइकिलिस्ट छोटा सा होगा ना। अब 80 मीटर लंबा ले लो, साइकिलिस्ट 1 मीटर लंबा है, तो क्या होगा? पॉइंट में ले लेंगे। कह रहे इज मूविंग विद स्पीड 27 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितना दिया है? 27 मीटर पर सेकेंड। एंड साइक्लिस्ट अप्लाइड द ब्रेक्स, उसने ब्रेक अप्लाई कर दी। सो इट्स वेलोसिटी रिड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस हो रही मतलब ये क्या है? रिटॉर्डेशन लगने लगा। ठीक है, अच्छा, तो कह रहे हैं फाइंड नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइंड नेट एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेडियस या फ्रॉम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, वेलोसिटी नॉर्मल लिख लेते हैं, बनाते नहीं हैं। हमको v दे दिया, हमको r दे दिया। अगर मैग्नीट्यूड की केवल बात करूं, माइनस प्लस ना लिखूं, तो dv/dt दे दिया। ठीक है, तो बच्चों अगर यहां पे मैं मान के चलूं साइक्लिस्ट को, तो क्या होगा? इसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो बिल्कुल भगवान है, हर जगह लगना ही लगना सर्कुलर मोशन के लिए। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ मान लीजिए ऐसा लगता है। ठीक है, तो बच्चों रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर लगेगा? इधर लगेगा। ये हो गया ए नेट, यही हमको फाइंड करना है। ये हो गया ए नेट और यही हमको फाइंड करना है। तो बच्चों बहुत सिंपल हो गया। ए नेट कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले ए सी निकाल लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा? v²/r। v बच्चों यहां पर दिया है 27 किलोमीटर पर आर। स्पीड कितना दिया है? 27 किलोमीटर पर आर। तो 27 किलोमीटर पर आर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो यहां से आपको वेलोसिटी क्या मिलेगी? 27 × 5/18। सॉल्व किया 3 टाइम्स 2 टाइम्स मीन्स 15/2 मीटर पर सेकेंड। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू v²/r। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? v², देखिए 15/2 का स्क्वायर, अरे 15 का स्क्वायर 225/2 का स्क्वायर 4 और इंटू r कितना है बच्चों? 80 मीटर। तो आएगा 225/320, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 225/330
इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 0.7। अच्छा सोचिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा 80। तो ये क्या होता है dv/dt और ये कितना दिया था 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए नेट। ए नेट ये डायरेक्शन कहां से फ्रॉम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो बच्चों ये निकालना है, मान लेते हैं फाई। तो tan फाई इक्वल टू क्या आएगा परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए ये क्या हो गया 80 अपान में कितना आ जाएगा AC। ठीक है तो ये कितना आएगा 80 की वैल्यू 0.5 अपान 0.7 देन फाई इक्वल टू tan इनवर्स 5/7। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स यहां से बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बच्चों ये आ जाता है, मान लिया हमसे कह दें कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही, कैसा कि उसका जो ओमेगा है उसकी वैल्यू 4t के इक्वल है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों 4t एंड इट्स रेडियस इज 4 मीटर और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों 4 मीटर। किसी टाइम t पे आपको ओमेगा दे दिया 4t और रेडियस कितनी दे दिया 4 मीटर। कह रहे हैं फाइंड द टाइम। आपको वो टाइम बताना है आफ्टर व्हिच नेट एक्सेलरेशन मेक्स 53 डिग्री विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा ए नेट जो हो जाए वो 53 डिग्री पे हो जाए, किससे AC से। देखिए भाई ऐसा है, हम मान लेते हैं कि इस तरीके से कुछ बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और इस पॉइंट में वो सिचुएशन पॉसिबल हो गई। तो इस सिचुएशन में एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा 80 कुछ ऐसा, ठीक है 80। एक बच्चों AC होगा सेंटीपिटल और जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये A नेट होगा। और हमसे क्या कह रहे हैं, हमको वो टाइम बताना है जब A नेट जो है वो AC से 53 डिग्री पे हो जाए। ये प्रॉब्लम समझ गए। इसका रेडियस तो हमें दे रखा है 4 मीटर। कैसे सॉल्व करें इसको। तो बच्चों जब ओमेगा आपको दे दिया है तो क्या आप नॉर्मल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, लीनियर वेलोसिटी एट दिस टाइम एट इंस्टेंट t। हम t इंस्टेंट पे ही सब कुछ निकाल लेंगे पहले। v इक्वल टू क्या होगा r ओमेगा, r की वैल्यू 4, ओमेगा की वैल्यू 4t। तो कितना आएगा 16t। कितना आ गया बच्चों 16t। एंड AC कितना आएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपान r। तो v का स्क्वायर 16t का स्क्वायर अपान r की वैल्यू 4। 16t का स्क्वायर क्या आएगा 256। 16 का स्क्वायर 256 t² अपान 4। डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा
AC इज इक्वल टू हो गया 64t²। कितना आ गया बच्चों? 64t²। अच्छा, ये तो AC आ गया, हमारे पास V ये पहले से ही पता था। तो बच्चों AT कैसे निकाल सकते हो, सोचो जरा। AT मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या होता है? dV/dt। ठीक है, तो d/dt ऑफ v की वैल्यू 16t। सॉल्व किया, कितना आ गया? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चों दिया होता है रेडियन पर सेकेंड, उन्होंने लिख दिया होता है, यूनिट होती है। ये AT आ गया। हमसे कह रहे हैं कि एट दिस इंस्टेंट t टाइम पे, कब की बात करें बच्चों? t टाइम पे AC से ANET का एंगल कितना है? 53 डिग्री। तो बच्चों tan 53 इस एंगल में लगाओगे तो कितना आएगा, सोचो। तो ये अपान ये, भाई ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये 90 होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना होगा? जितना AT है। तो AT/AC, और tan 53 होता किसके बराबर है? अरे भाई तो tan 53 कितना आ जाएगा? 4/3। ये ट्रायंगल याद कर लीजिए आप। तो 4/3 इज इक्वल टू AT। AT कितना है? 16/AC कितना है? 64t²। क्या मैं इससे इसको कट कर सकता हूं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा भाई? देखिए t² इधर आएगा, t² इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो क्या होगा? 3/16। इट मीन्स t इज इक्वल टू √3/4 सेकेंड। अगर आप t की वैल्यू 1.732 पुट कर देते हैं, अपान में 4 रखते हैं, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.4। ठीक है, 4 टाइम्स गया 3 सेकेंड। दिस इज द आंसर कि इतने टाइम के बाद ये नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल से 53 डिग्री के एंगल पर होगा। एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, ठीक है, नीट में इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कहा गया था कि एक कोई पॉइंट वाइज ऑब्जेक्ट P इस तरीके से मोशन परफॉर्म कर रहा है, कुछ ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है P पार्टिकल, ठीक है, सच दैट इट्स रेडियस इज, यहां से रेडियस दे दिया था 20 मीटर, ठीक है। ये नीट में पूछा गया था, शायद 16 था, 2016, ईयर नहीं लिखते हैं बट नीट में आ चुका है, नीट प्रॉब्लम। बच्चों रेडियस इसकी ये दिया है और कह रहे P पार्टिकल मूव्स एट सर्कुलर पाथ इन सच अ वे दैट डिस्टेंस कवर्ड, जो लीनियर डिस्टेंस जैसे यहां से यहां तक गया t टाइम में, तो द डिस्टेंस कवर्ड इज t³ + 5 मीटर। डिस्टेंस वो कितनी कवर करता है? t³ + 5 मीटर, ठीक है, इन टाइम t। देन फाइंड ए नेट एट t = 2 सेकेंड। तो t = 2 सेकेंड पर ए नेट बताना है, ठीक है। हम चाहें तो इसका एंगल भी बता सकते हैं, बट एंगल निकालना वही पुराना काम है, वो तो सिंपल कर लेंगे हम। तो बच्चों कैसे बताएंगे? s दे दिया है, तो बच्चों यहां से आप इसकी वेलोसिटी तो फाइंड कर सकते हैं v, पॉइंट P की। क्या निकाल सकते हैं इसकी वेलोसिटी? v = ds/dt। तो क्या आएगा बच्चों? d/dt ऑफ s की वैल्यू t³ + 5, ठीक है।
v इज इक्वल टू डी अपान डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस डी अपान डी टी ऑफ 5। टी क्यूब का डी अपान डी टी क्या आएगा 3t स्क्वायर। क्यों? डिफरेंशिएशन क्या सिस्टम है, पावर का मल्टीप्लाई और पावर में एक कम, क्योंकि t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हमने पढ़ रखा है n t की पावर n माइनस 1। तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है नॉर्मल जब t की पावर n का होता है, पावर में एक कम करके मल्टीप्लाई, वही यहां हुआ है। t की पावर 3 था तो पावर का मल्टीप्लाई t की पावर 3 आ गया, पावर में एक कम हो गया, t की पावर 2 बचा प्लस 5 के साथ देखिए t तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बट क्यों 0 होता है? क्योंकि आप d बाई डी टी ऑफ 5 करना है तो इसको आप 5t की पावर 0 भी मान सकते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, अब t की पावर 0 होगा, क्या होगा इसी तरीके से कर लो, पावर का मल्टीप्लाई पावर में एक कम, अरे भाई 0 से मल्टीप्लाई 0, ठीक है, तो ये हो जाता है 0। तो v आ गया 3t स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखिए v कितना निकलेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। v निकलेगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि क्या आएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां से आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको मिल गया, देखिए क्यों, v स्क्वायर अपान r, v स्क्वायर कितना हुआ 12 का स्क्वायर अपान r की वैल्यू 20, कितना आया 144 अपान 20, 7.2 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये सिंपल। अब बच्चों हमको चाहिए नेट निकालना है एक्सेलरेशन, तो हम पहले ए टेंजेंशियल तो निकालें, क्या निकालें, टेंजेंशियल तो निकालें। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए AT इज इक्वल टू हो जाएगा dv अपान dt। देखिए फ्रॉम फर्स्ट v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या आएगा d अपान डी टी ऑफ 3t स्क्वायर, तो AT कितना आएगा 3 और t स्क्वायर का वैसे डिफरेंशिएशन देखो, पावर का मल्टीप्लाई और पावर में एक कम, तो t स्क्वायर है तो पावर का मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 तो मल्टीप्लाई में आ गया, पावर में एक कम तो 2 माइनस 1 1, तो AT कितना आ गया 60 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, AT इज इक्वल टू 6 इंटू 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, ये आ गया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो नेट एक्सेलरेशन ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बच्चों वैल्यू पुट कर दीजिए, ए नेट कितना आएगा रूट में AT का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर क्या है 7.2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू लगभग 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी, ये ए नेट हो गया, ठीक है बच्चों। AC मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है भाई, मीटर पर सेकेंड कैसे लिख रहे थे, तो AC आया था 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और AT आया था 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस तरीके से ए नेट कितना आ गया है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं, ये क्वेश्चन भी नीट में आया है, ठीक है।
नीट 16 की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। कैसा सर्कुलर मोशन बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। इसकी वेलोसिटी v इधर है, ठीक है। इसमें दिया है एक ऐसा डायग्राम, ठीक है। वैसे ये 18 है देकर के उन्होंने इसको v लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिखिए, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ नेट एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन है इसकी उन्होंने वैल्यू दे दी है। ए नेट का मैग्नीट्यूड 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड the value of centripetal acceleration. We have to find the value of AC, ठीक है, and velocity v। तो क्वेश्चन नीट में एक्चुअली एग्जैक्ट ये आया है कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है जिसका नेट एक्सेलरेशन सेंटीपिटल से 30 डिग्री पे गया है, इस तरीके से। तो कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी v। हमको क्या बताना है? वेलोसिटी v की वैल्यू बतानी है, जबकि उन्होंने रेडियस आपको दे रखा है 2.5 मीटर। बच्चों कैसे करेंगे v की वैल्यू, कैसे फाइंड करेंगे? सोचिए, क्वेश्चन हो गया एक बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रही है जहां पे उसकी वेलोसिटी v है किसी पॉइंट पे, और नेट एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन से 30 डिग्री पे है। जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेंटीपिटल से कितना है? 30 डिग्री पे है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 2.5 मीटर। बच्चों नेट एक्सेलरेशन है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हमको दिया। तो यहां से पहला काम होगा आप AC निकाल दीजिए। ध्यान से देखिए AC कैसे निकल सकता है। तो भाई A नेट का एक कंपोनेंट इधर जा सकता है, क्या जाएगा? A नेट cos 30, तो ये हो जाएगा A नेट cos 30, यही हो जाएगा AC। तो AC कितना आ गया? A नेट कितना है बच्चों? A नेट 15 cos 30 √3/2, सॉल्व कर लो 7.5 इंटू 1.732। आप इसको सॉल्व करेंगे तो AC की वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 12.97 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जब AC इतना आ गया तो हमें तो चाहिए था वेलोसिटी। वी नो दैट सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू AC, और v इज इक्वल टू r इंटू AC पे अंडर रूट v की वैल्यू कितना आएगा बोलो? रूट में r कितना है? 2.5, AC कितना है? 12.97 अप्रॉक्स। सो v इज इक्वल टू कितना आएगा? ये लगभग आएगा 30 पॉइंट समथिंग, मतलब 32 पॉइंट समथिंग, जो भी आएगा उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आंसर इसका आएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ गया? 5.7 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। आप मजे से पढ़ाई कर रहे हैं मेरे चैनल के साथ, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे ही स्टडी करते रहिए हमारे साथ।